हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के हाजिर हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, जिस सारे 2-3 एग्जाम्पल्स हमने लेकर के करवाए थे और हम उसके आगे आज बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे व्यक्त करते हैं, यानी हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये सारी जानकारी आज हम सीखेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं और क्या नाम है आपके पास रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब चीज हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है, अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली थी। रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा। रासायनिक समीकरण का मतलब यह है कि जब कोई अभिक्रियाएं होती हैं, जब कोई पदार्थ क्या नाम है एक दूसरे से क्रिया करता है, तो उन पदार्थों को हम अगर उसके नाम के थ्रू लिखें, जैसे कि अगर हमने मीथेन लिया, ठीक है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, मीथेन आप शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने जोड़ दिया। अब मिलाने के बाद में ये दो आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने मिलाया। मिलाने के बाद में हमें जो मिला, उसके बाद फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपके पास में वाटर मिलेगा, मतलब पानी मिलेगा, जिसे आप जल कह सकते हैं, जल ही लिख देते हैं। अब इस क्रिया को अगर बताने की कोशिश करें तो लिख करके बताने की कोशिश करेंगे तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, इतना लंबा नाम आप लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीज हैं अभिकारक, जो क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद ये उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं क्रियाकारक और उत्पादों को रासायनिक अभिक्रिया के अगर हम इनके वर्ड में यानी शब्दों में अगर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी पदार्थ हैं जो बनने वाले हैं, जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं क्रिया में, उन सब को उनके नाम से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि इस लंबे प्रोसीजर को छोड़ करके हम छोटे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि हम इस लंबे प्रोसीजर को कैसे हटा सकते हैं। तो हमने ये पाया कि जब हम इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लंबा नाम है, इसको इसके प्रतीक और इसकी अवस्था के साथ में व्यक्त करें। अवस्था मतलब अगर ये सॉलिड में है, मतलब ठोस में है, द्रव में है, या फिर आपके पास में गैस में है, तो आप उसकी अवस्था के साथ में उसको व्यक्त करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, जैसे NaOH,
इतना लंबा लिखने से बेटर है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रतीक से व्यक्त करें। और ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस अवस्था में होगा उस अवस्था को यहाँ पास आप रख दीजिए, जलीय अवस्था में होगा तो एक्वस लिख दिए। फिर इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये भी आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना लंबा नाम लिखेंगे तो कुछ नहीं, इसको HCl लिख दिया। HCl मतलब ये भी डाइल्यूट लिख सकते हैं, जलीय अवस्था में होता है आपके पास में, या तो डाइल्यूट मतलब एसिड है तो मिक्सचर डाइल्यूट करेंगे, पानी मिलाएंगे जब इसमें तो इसका वीकनेस है वो बढ़ता जाएगा, वीक होता जाएगा अम्ल। उसी तरीके से ये भी आपके पास, यहाँ भी आप डाइल्यूट लिख सकते हैं, पानी मिला रहे हैं। और मिलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी जलीय अवस्था में मिलेगा और साथ में जल मिलेगा, जल को हम कहते हैं H2O लिक्विड फॉर्म में। तो अब सोचिए जरा इस बात को, अगर हम इसे लिखेंगे तो आपको ये इस इतनी लाइन में तो, एक लाइन में तो कंप्लीट नहीं हुआ ये, उसके लिए हमें ये भी लाइन नीचे लेनी पड़ेगी, यानी जगह ज्यादा लिया इसने। और अगर हम इसके प्रतीकों में यानी सिंबल्स के प्रतीकों में हमने लिखने की कोशिश करी तो ये देखा, ये पाया कि ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम उसके प्रतीकों और उनकी अवस्थाओं के साथ लिखें तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के पदार्थों को उनकी प्रतीकों और अवस्था के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थ को उनकी अवस्था एवं प्रतीकों के साथ में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो आपके पास में रासायनिक समीकरण कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो डेफिनेशन से अगर हम समझना चाहें तो ये तो मैंने समझा दिया आपको। डेफिनेशन क्या है आपके पास इसमें रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक अभिक्रिया को ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को क्रियाकारक एवं उत्पाद, जिसे हम अभिकारक कह सकते हैं, क्रियाकारक अभिकारक दोनों सेम ही है आपके पास में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक एवं उत्पाद पदार्थ को उनके प्रतीकों एवं उनकी अवस्था के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ये है आपके पास प्रतीक और इसकी अवस्था है जलीय विलयन। ठीक है, ये है HCl, इसकी अवस्था है डाइल्यूट। ठीक है, ये है सोडियम क्लोराइड, इसकी अवस्था है जलीय आपके पास में, ये है जल, इसकी अवस्था है द्रव। तो इस तरीके से हम अभिकारक और उत्पाद को, रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद को उसके प्रतीकों और उसके
अवस्था के रूप में व्यक्त करना जो है आपके पास रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आपसे एक फिर से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे मैं हमेशा आपको इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे लॉजिक्स और क्वेश्चंस क्रिएट कर सकूं और आपको दे सकूं, जिससे आपको तैयारी बन सके आपकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर नए हैं आप चैनल्स में तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। इस चैनल के ऊपर साइड में आपके पास एक रेड आइकन या ब्लैक आइकन दिखाई देगा, उस रेड आइकन और ब्लैक आइकन को आप जरूर क्लिक करिए, और फिर बेल दिखाई देगा, उसको घंटे को जरूर बताइए, जिससे हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत दिखाई दे, तुरंत मिले आपके पास में। हालांकि हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे और डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपकी जो है तैयारी हमेशा चलती रहे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़े, ठीक है। आपको ऐसे टीचर के पास साथ में संगत में ना मिले जो आपके पास पढ़ाता भी ना हो और आपका टाइम पास करता हो। चलिए, हम ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, सीधा जो हमने कह दिया कि सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, सभी के साथ इसको शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छे अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमने इतना सीखा। अब रासायनिक समीकरण जो है, ठीक है, आपके पास में लिखते कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की जो प्रक्रिया है, रासायनिक समीकरण में हमने ये देखा, ये रासायनिक समीकरण में हमने ये देखा कि क्रिया कारक जिसे हम अभिकारक कहते हैं उसको LHS, यानी आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष की तरफ लिखते हैं, और आपके पास उत्पाद जो है उसको दाएं पक्ष की तरफ लिखते हैं, ठीक है। जो क्रिया कारक है वो आपके पास बाएं पक्ष की तरफ, और उत्पाद को एरो लगा करके, एरो हेडेड लगा करके उत्पाद को हम एरो के दाएं पक्ष की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने की प्रक्रिया, ठीक है। और एक चीज और, अगर ये अभिक्रिया किसी के प्रभाव में काम करती है, किसी भी के प्रभाव के में काम करती है, जैसे इसको अगर हम ऊर्जा दें, या तो हम इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, या किसी दूसरे अभिकारक के रूप कोई जो एजेंट है उसके थ्रू ये काम करे, तो जिसके प्रभाव में ये काम करेगी, तो उस प्रभाव को हम इस एरो के ऊपर या एरो के नीचे दर्शाते हैं। जैसे अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दें, यानी वैद्युत धारा से ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी, तो वैद्युत धारा को ऊपर या वैद्युत धारा को इस एरो के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लिखने का तरीका आपको मालूम हो गया, डेफिनेशन मालूम हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, आपके पास में संतुलित समीकरण और आपके पास में असंतुलित समीकरण, ठीक है। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, इसे पढ़ते हैं, सॉरी, आप पीछे वीडियो को आकर के इसको जो नोट कर लीजिएगा, मैंने डिलीट कर दिया, यही से बात है। आप पीछे से बैक आकर के इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो भी आपके पास अभिक्रिया है, आपके पास बैलेंस, जिसे हम कह सकते हैं बैलेंस समीकरण और अनबैलेंस समीकरण, यानी हम कह सकते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है हमारे पास में असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर देखें कि हमारे पास आयरन है, जब हम आयरन मतलब लोहा, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, आयरन जो है आपके पास में ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसकी अवस्था जरूर लिखते चलिए,
जब हम इसको खुले में छोड़ देते हैं, खुले में यानी खुले में जैसे छोड़ते हैं तो खुले में मॉइस्चर्स होता है, नमी होती है, नमी जो होती है वो गैस के रूप में पाई जाती है आपके पास में। नमी के साथ यह अभिक्रिया करता है तो आपके पास में आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड जो होगा वो भी सॉलिड में होगा और ये जो गैस बनेगी हाइड्रोजन ये बनेगी आपके पास में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है अगर देखा जाए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसे हम कैसे पहचानेंगे वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिकरण जैसे हमने बोला कि हमने 2 किलो या 3 किलो मिक्सचर बनाया, 3 किलो मिक्सचर बनाया, बनने के बाद में वो मिक्सचर जो है वो मिक्सचर 2 किलो मिला, आपने डाला 3 किलो दोनों मिला करके और आपको मिल रहा है टोटल 2 किलो, तो 1 किलो कहाँ गया? 1 किलो कहीं जाएगा नहीं, वहीं आसपास रहेगा, उसी में रहेगा या तो गैस के रूप में निकल जाएगा। तो ये जो आपके पास है कि हमने जितना डाला उतना मिला नहीं, जब आपने जितना दिया उतना मिला नहीं तो आप अपने आप में क्या संतुष्ट नहीं होंगे। जब संतुष्ट नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं असंतुलित। इसका मतलब जितना आप दिए हैं, जितना आप मिक्सचर मिलाए हैं, जितना भी आप मिश्रण मिलाए हैं उतना ही मिश्रण आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी तो आप तो संतुलित होंगे आप। ठीक है, असंतुष्ट होंगे तो जो आप मिला रहे हैं, जो अभिक्रिया हो रही है, यानी अभिक्रिया करने वाले जो परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान है अभिक्रिया करने वाले, तो अभिक्रिया करने से पहले जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो ही द्रव्यमान अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। अगर अभिकारक के द्रव्यमान और उत्पादों के द्रव्यमान जो है वो दोनों बराबर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम है आपके पास में समीकरण क्या है? संतुलित है। अगर अभिकारक के कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं है तो उसे हम कहते हैं कि आपके पास में असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो अगर आपके पास में द्रव्यमान का कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो द्रव्यमान का कंसेप्ट ले लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हैं परमाणुओं का कंसेप्ट तो परमाणुओं का भी कंसेप्ट ले लीजिए। जितना आपने एक परमाणु को, जितना परमाणु इधर आपने रखा है उतना ही परमाणु उधर कंबाइन रूप में मिलना चाहिए। परमाणुओं की संख्या LHS साइड, परमाणुओं की संख्या RHS साइड, यानी बाएं तरफ जितना परमाणु है उतना ही परमाणु दाएं तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि समीकरण क्या है? संतुलित है। अगर परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ, परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ, इंडिविजुअल प्रत्येक परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ, प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ आपस में क्या हो? बराबर है, तो वो क्या है आपके पास? संतुलित रासायनिक समीकरण आता है। अगर बराबर नहीं है, देखिए यहां पर देखते हैं, इधर Fe आयरन के 1 परमाणु है, इधर आयरन के 3 परमाणु कंबाइन है, यानी यहाँ 3 परमाणु है और यहाँ 1 परमाणु। डाला तो आपने 1 था लेकिन मिला कितना? 3। तो ऐसा तो संभव नहीं है, आपको 3 डालना पड़ेगा तभी तो 3 मिलेगा। तो इसका मतलब आयरन को 3 डालना पड़ेगा। तो इधर Fe3 है, 3 परमाणु Fe के, और यहाँ क्या है? Fe के 1 परमाणु। परमाणुओं की संख्या Fe के इधर और उधर दोनों को देखा गया तो दोनों बराबर नहीं है। इधर अगर देखा जाए हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल हाइड्रोजन बराबर है आपके पास में। हाइड्रोजन के परमाणु इधर, हाइड्रोजन के परमाणु उधर बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु है। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, आयरन में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर ना होने की वजह से यह समीकरण कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर मैं इसी को संतुलित कर दूं, मतलब जितना आपके पास में ठीक है, अब अपनी अवस्था आप लिखते रहिएगा, मैं अवस्था नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लिखना जरूरी है समीकरण में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं या करना चाहता हूं कि भाई ये समीकरण संतुलित कैसे होगा? संतुलित होगा तो जिधर जितने परमाणुओं की संख्या प्रत्येक की इधर है उतनी ही परमाणुओं की संख्या प्रत्येक की उधर होनी चाहिए। तो इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को किया मैंने 4। अभी हम बताएंगे कैसे इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, परमाणु इधर 4 होने चाहिए,
ऑक्सीजन जब उधर 4 है तो इधर भी 4 होने चाहिए। अब इधर हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 नहीं 8 हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 ही होने चाहिए। और अगर हम इधर Fe की बात करें, इधर 1 है उधर 3 है, तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है, 8 हाइड्रोजन उधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब आपके पास परमाणुओं की संख्या इधर जितनी है उतनी ही उधर है। द्रव्यमान टोटल इधर अभिकारक का जितना है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, ये क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलन का द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंग्लिश में कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, नियम पर कार्य करता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक की तरफ होगा परमाणुओं का, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद में बने परमाणुओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, उधर क्या है, ये संभव नहीं है कि अगर इधर का द्रव्यमान देखें उधर का द्रव्यमान देखें, दोनों बराबर नहीं है। परमाणुओं की संख्या जब बराबर नहीं है तो द्रव्यमान भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि जो कौन सी जो अभिक्रिया है वो आपके पास संतुलित है और कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो हमने संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया ये समझ लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में हमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ बराबर होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ के। इवन ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो अभिकारक की तरफ है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों की तरफ कुल होना चाहिए। ठीक है, जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान जो इधर है, इधर का द्रव्यमान आपके पास में उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि इधर का द्रव्यमान जो आपके पास में है, इधर का जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है उसके द्रव्यमान के। इवन इधर का परमाणु जो है, प्रत्येक परमाणु जो है आपके पास में उधर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली समीकरण क्या संतुलित है, वो वाली समीकरण क्या है, असंतुलित है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम इसके कि किसी भी रासायनिक समीकरण को या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। किसी रासायनिक ठीक, ये हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं आपको सिंपली एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो हमेशा आपके पास सभी समीकरण में एप्लीकेबल होगी। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो सभी समीकरण को संतुलित करने के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जिससे सभी समीकरण संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। अब जब हम ऐसी बात कर ले रहे हैं तो उसके लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे कि भाई इसमें आपके पास एटम वगैरह, परमाणु वगैरह क्या काउंट नहीं करना है, किसी के परमाणुओं की संख्या को काउंट नहीं करना है, बस सीधा रूल लगाना है। जो रूल मैं बता रहा हूं उसी रूल के आप जरिए सारे के सारे समीकरणों को आप सॉल्व कर लेते हैं। 2-3 एग्जांपल मैं लेकर के आपको करवा दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के आपके पास, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास Fe, मैं अवस्था नहीं लिख रहा हूं, अवस्था आप अपना लिख लीजिएगा, Fe H2O Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास में। अब आपको नहीं पता कि यहां पास मैं कितना
होना चाहिए, 3 2 जो भी होना चाहिए, यहाँ पास कितना होना चाहिए जी। जो भी आप गुणा करेंगे, जो भी गुणा करेंगे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, वो क्या नाम है, परमाणु या यौगिक के सामने से ही गुणा होगा, पीछे से गुणा नहीं होगा। जो भी गुणा करेंगे, जो भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यौगिक या फिर परमाणुओं के सामने से गुणा ही किया जाएगा, सामने से गुणा किया। जब गुणा आप कर देंगे किसी परमाणु या किसी यौगिक में, तो उसके प्रत्येक परमाणु, अगर यौगिक में किसी यौगिक में गुणा करते हैं सामने से, तो वो संख्या यौगिक के प्रत्येक परमाणुओं के साथ में गुणा होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पास अगर जैसे 3 का गुणा किया, सपोज दैट, तो ये जो 3 है वो Fe के साथ भी गुणा हुआ, ये जो 3 है वो ऑक्सीजन के साथ भी गुणा हुआ। यानी जो भी गुणा हम सामने से करेंगे वो यौगिक के प्रत्येक परमाणुओं के साथ में गुणा होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पास क्या करना है, संतुलित करने के लिए कोई भी परमाणुओं की संख्या काउंट नहीं करनी, कोई भी कुछ नहीं करना है, सीधा गुणा करना है। अब आपको ये भी नहीं पता है कि हम कितना गुणा करें, किसके साथ कितना गुणा करें, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। आप जो भी आप समझना चाहते हैं कि भैया हमने यहाँ पास कितना करना है, कुछ नहीं जानते हैं, तो ए मान लीजिए। एक आप सामने की तरफ से नंबर मानते चलिए कि आप कितना कितना गुणा कर रहे हैं, ए बी सी और ये डी। हमने तीनों में सामने से संख्या के रूप में, आपने एक न्यूमेरिक संख्या के रूप में सिंपल एक अल्फाबेट, सिंपल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली जितना परमाणु इधर होना चाहिए उतना ही परमाणु उधर होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, जितना प्रत्येक का परमाणुओं की संख्या इधर होनी चाहिए उतनी ही प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या उधर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इधर Fe के कितने परमाणु हैं, गुणा होगा आपके पास में, कितने परमाणु हैं, ए, यही परमाणुओं की संख्या उधर भी होनी चाहिए। तो इधर कितने हैं, मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि इसके बीच में जो है आपके पास में परमाणुओं के बीच, परमाणु के बीच में 2 नंबर हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू सी, कितने Fe हैं इधर, इधर है 3C, ठीक है। अब 3C इधर है, हमने तो Fe काउंट कर लिया। अब जब हाइड्रोजन की तरफ, इधर हाइड्रोजन 2B, 2 इंटू बी, 2B हाइड्रोजन है, ठीक है। ये Fe हो गया, हाइड्रोजन 2B हाइड्रोजन है, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2D हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 ही परमाणु होते हैं आपके पास, ऑक्सीजन इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी मतलब ओनली बी। उधर कितने ऑक्सीजन है, 4 इंटू सी, सबे 4 इंटू सी, 4C। ऑक्सीजन की संख्या उधर 4C है, इधर क्या है, केवल बी है। तो हमने सभी परमाणुओं के इधर के परमाणुओं की संख्या उधर के परमाणुओं की संख्या के साथ क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल, ये बेसिक बहुत अच्छी ट्रिक है, समझ लीजिए। कभी भी आप इसमें संतुलित करिए, हो जाएगा, कभी आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। तो कोई भी संख्या आप 1 मान लीजिए, माना आपके पास में C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1। C की संख्या हमने 1 माना, तो जैसे C की संख्या हमने 1 माना तो A की संख्या कितनी निकल के आई, 3 इंटू 1 C। अब अगर हमने A को 3 माना है तो A को 3 मानते हैं, तो यहां देखिए C की संख्या 1 मानते हैं तो B की भी संख्या क्या निकल के आई, B की संख्या क्या निकल के आई, 4, ठीक है। उसके बाद हमने B पता कर लिया, A पता कर, AC को 1 मानते ही सारी जगह जहां जहां C है वहां 1 कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ संख्या रिलेट में मिल जाएगी। जैसे आपने B को 4 लिया, B यहां पास 4 रखिए, जैसे आप B 4 मिल गया तो 4 रखते ही आपको D को भी क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, D भी क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो ABCD, A मिल गया, 3B मिल गया, 4C मिल गया, 1D मिल गया, 4, चारों तो आपके पास अल्फाबेट पता चल गए। जब चारों अल्फाबेट पता चल गए तो फाइनल आपके पास समीकरण कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 3 यानी 3Fe प्लस B की वैल्यू
4, तो 4H2O। C की वैल्यू 1, तो Fe3O4 प्लस D की वैल्यू 4H2। ठीक है, इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हमने हीट दे करके तोड़ दिया, हीट दे करके तोड़ दिया। अभी आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर कौन से टाइप की अभिक्रिया है। ठीक है, क्या बनता है, PbO बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये समीकरण एनसीईआरटी के सब हैं आपके पास में, ध्यान रखिएगा। अब और इसमें हमको ये नहीं पता है इधर कितने आइटम होंगे, उधर कितने आइटम है, हमने संतुलित है या नहीं है, पर संतुलित करना है। देखा कि Pb एक इधर है, Pb एक इधर है, इधर नाइट्रोजन 2 है, उधर नाइट्रोजन है, थे मतलब संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 3 2 6 है, उधर कितना 1, सभी ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, इधर 5 ऑक्सीजन है, उधर 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, सिंपली वही काम करना है जो मैंने बताया था। क्या करेंगे, सामने से A B C और D का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको पता ही नहीं कि कौन कितना क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A B C D का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप काउंट करिए, क्या काउंट करिए कि कौन कितना परमाणु इधर है, कौन कितना परमाणु इधर है। तो Pb की तरफ चलते, Pb Tb, ठीक है, आपके पास में Pb की तरफ चले तो लेड आपके पास में चलिए, थोड़ा दिक्कत आ गई थी। Pb की तरफ चलते हैं तो हम जानते हैं कि Pb कितना, Pb के दोनों तरफ नंबर देखते हैं। Pb के दोनों तरफ नंबर 1 और 1, तो कितना हुआ Pb हुआ A। इधर वाला Pb कितना है, A इंटू 1 A। उधर वाला Pb कितना है, A B इंटू 1 B है। ठीक है, ये A सभी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, समझिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन A 2 पहले से मल्टीप्लाई है, इसमें 2 इसके साथ रख लीजिए आप, 2 इंटू A 2A। उधर नाइट्रोजन कितने हैं, C इंटू 1 C। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। इधर ऑक्सीजन 2 3 6 इंटू A 6 इंटू A 6A। उधर ऑक्सीजन कितना है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, सब जगह ऑक्सीजन है। सबको एक साथ करेंगे, इधर वाला ऑक्सीजन B इंटू A B, सभी ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। C इंटू 2, इधर वाला D इंटू 2। ठीक है, इधर के ऑक्सीजन 6 है, उधर के सभी के ऑक्सीजन को हमने निकाला और ऐड कर दिया, तो उधर वाला टोटल ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, इधर वाले टोटल ऑक्सीजन के बराबर होगा। फिर से आप क्या मान के चलेंगे, माना क्या माना, A इज इक्वल टू, या जो भी आप मानना चाहते हैं, A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 माना। चलिए 1 माना तो B इज इक्वल टू कितना आया, वो भी 1 आया। B इज इक्वल टू 1 आया तो C इज इक्वल टू कितना आया, वो 2 आया। तो हम A B एक को हमने मान लिया, A को तब A को माना A इज इक्वल टू 1, तब B इज इक्वल टू 1 आएगा, C इज इक्वल टू 2 आएगा। A B C की वैल्यू मिल गई है, आप रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे, ठीक है, 6 इंटू 1 A की वैल्यू, B की वैल्यू 1, 2 इंटू 2 प्लस 2D, ये आपके पास में 6 इज इक्वल टू
2 2 जा 4 प्लस 5 2d, 5 इधर आया 1 बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी मिली बेटा, d की वैल्यू 1/2 मिल रही है। ठीक है, अब 1/2 मिली तो हम समीकरण में रखते हैं, समीकरण में बेटा रखते हैं तो कितना मिला समीकरण, वो एक ही वैल्यू हुआ क्या है 1, पीबी NO3 का होल ट्वाइस। उसके बाद आपके पास पीबी, बी की वैल्यू फिर 1 है, तो PbO, N की वैल्यू यहां पर C की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2NO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2 O2। ठीक है, अब इस बात की समझिए, किसी भी यौगिक समीकरण में, सिंपली समीकरण में भिन्नात्मक वैल्यू का गुणा नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, समीकरण में भिन्नात्मक वैल्यू का गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जितनी भी भिन्नात्मक वैल्यू हैं उनके हर तो आप समझ ही रहे होंगे, उनके हर के लासा लीजिए, जितनी भी भिन्नात्मक वैल्यू है उनके हर का लासा लीजिए। जब हर का लासा लेंगे उसी लासा के साथ में पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए। हमने देखा इसके साथ हर नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ 1/2 है तो हर 2 हो गया। इसका मतलब सभी पूरे यौगिक के साथ में केवल इसी के साथ भिन्नात्मक वैल्यू है, इसका हर 2 है, और मैंने सभी के साथ देखा तो 1 के साथ मिल रहा है, तो इसका लासा कितना आया 2 आया। अगर लासा 2 आया है तो 2 का पूरी समीकरण के साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। पूरे समीकरण के साथ गुणा करेंगे तो सारे यौगिक और परमाणुओं के साथ गुणा होगा, तो इसके साथ हुआ, पूरे समीकरण के साथ करना बेटा। जब भी आपको मिले इस तरीके का आएगा जरूर, जब आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके के बनेंगे टर्म, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि परमाणुओं में भिन्नात्मक वैल्यू का गुणा नहीं होता, ये तो सोल्यूशन करने से मिला हुआ है। तो इस भिन्नात्मक वैल्यू को हटाएंगे कैसे, भिन्नात्मक वैल्यू को हटाने के लिए आप भिन्नात्मक वैल्यू के जितने भी हर हैं उन सब का लासा लीजिए, उस लासे को पूरे समीकरण के साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, उस लासे को पूरे समीकरण के साथ गुणा कर दीजिए। जैसे हमने लासा 2 आया तो 2 का गुणा किया 2Pb NO3 का होल ट्वाइस, इसके साथ 2 का गुणा हुआ 2PbO प्लस इसके साथ 2 का गुणा हुआ 4NO2 प्लस इसके साथ हुआ तो O2 बना। अब काउंट करिए भाई, इधर 2 Pb है, इधर भी 2 Pb है, इधर 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है, इधर भी 4 नाइट्रोजन है, इधर देखिए 2 3 6 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 2 3 6 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, इधर कितने 2 ऑक्सीजन इसके साथ, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इसके साथ, तो 2 और 8 10 हो गया, 2 ऑक्सीजन इसके साथ 10 2 12 हो गया। मतलब जितने परमाणु इधर थे प्रत्येक के उतने ही परमाणु उधर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ये अच्छी ट्रिक है और अच्छा मेथड है आपको सॉल्व करने का, तो बेहतर है आप इसको फॉलो करें। और ये ब्लॉग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा फॉलो करिए। और आपको कोई कंफ्यूजन होगा कि भाई इस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, नहीं, आपको ये सोल्यूशन लिखना नहीं है, आप रफ में कर लीजिए, लेकिन फाइनल संतुलित समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के नंबर हैं। आप किस मेथड से किस तरीके से आप कर रहे हैं कोई भी जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा सीधा संतुलित समीकरण होना चाहिए बस। कैसे भी, क्योंकि संतुलित करने का कई तरीका आपके पास में, किस तरीके से कर रहे हैं ये नहीं, ये सबसे इजी तरीका था इसलिए मैंने इसको बताया आपको। ठीक है, तो केवल संतुलित समीकरण ही आपको लिखना है, कैसे कर रहे हैं ये नहीं बताना है। ये करने के तरीका आप क्या करेंगे, रफ वर्क में करेंगे और उसके बाद ये फाइनल संतुलित समीकरण लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं यहीं पास वीडियो को रोकता हूं। फिर से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों के साथ में बहुत ज्यादा शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को ये कमेंट्स करें, खुद कमेंट्स करिए, जो गलतियां हैं उसे बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो आपको चाहिए वो चीज बताइए, हम वो सारी चीज आपको देने की कोशिश करेंगे। नोट्स है, क्वेश्चंस है, जो भी आपको चाहिए वो आपको, एजुकेशन आपके बोर्ड से रिलेटेड वो सारा हम मटेरियल आपको देंगे। कोई भी पैसा आपसे नहीं लगेगा, फ्री सब कुछ मिलेगा आपके पास में। बस आपका काम है
लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, आप बताइए कमेंट्स में कि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दूंगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू दूंगा या तो टेलीग्राम के थ्रू दूंगा। जो भी जिस भी तरीके से बनेगा आपको आप तक नोट्स पहुंचा दिया जाएगा PDF के रूप में। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।